बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पार्लियामेंट के जाने के कुछ ही घंटों के बाद वो फैसला जो एक महीने से महफूज किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट से सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स कानून को कलअदम करार दे दिया। आपको याद कराते चलें, ये वो कानून है जब ये पास किया जा रहा था और उससे पहले एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट भी पास किया गया था पार्लियामान की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के ऊपर एक डिस्प्लेयर भी शो किया था और ये वहाँ पर मुतफरक जो दरख्वास्तें थीं उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया। इस फैसले के मुताबिक ये एक्ट गैर आइनी है और पार्लियामान ने अपने दायरा कार से तजावुज़ किया है। इसके अलावा इस फैसले में यह भी लिखा गया है कि नज़रसानी की उमूमी कानून से अपील में तब्दीली नामुमकिन है। कानून अगर बरकरार रखा जाए तो नज़रसानी की दरख्वास्तों का सैलाब आ जाएगा। और ये भी कहा गया कि हतमी फ़ैसलों पर नज़रसानी मुकर्ररा मुद्दत के बाद दायर नहीं हो सकती। अदालतों का फ़र्ज़ है कि आइन और तहफ़्फ़ुज़ का दिफा करे। उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 2-3 रुकनी जो बेंच है उसने ये फैसला जारी किया जनाब, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का इसमें 34 सफ़ात पर मुश्तमिल एक इजाफी नोट भी इस फैसले में शामिल है। ये वो महाज आराई है जो हमने पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी देखी है। आज साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि फ़ायदा उठाया गया है पार्लियामान की अदम मौजूदगी का। अगर पार्लियामान आज होती तो क्या होता? शायद वही होता जब ये कानून पास किए जा रहे थे। एक दिन एक कानून पास किया जाता था, दूसरे दिन अदालतें उसको चैलेंज करते हुए स्ट्राइक डाउन कर देती थीं और फिर जो पार्लियामान है वहाँ से करारदादें आ रही थी। तो महाज आराई का जो एलिमेंट है वो मौजूद था। अब कहा यह जा रहा था, जो इसका बैकग्राउंड है वो भी आपको बताते चलें कि ये 184(3) के तहत जो अज़ खुद नोटिसेस, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जब फैसले किए जाते हैं तो वहाँ पर जो राइट टू अपील है वो नहीं होता उस फरीक के पास जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है। दो बड़ी मिसालें हैं जिनको रिलीफ देने की बात हो रही थी जब ये अमेंडमेंट्स हुई। एक नवाज़ शरीफ साहब का केस है और दूसरा जहांगीर खान तरीन साहब का केस है। अब जहांगीर खान तरीन साहब का जो केस है उसके भी बैकग्राउंड में अगर आप जाएँ तो जहाँ बाजवा की जो गुफ्तगू बाद में सामने आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इसको कन्फर्म करते रहे हैं कि उनको नाअहल करार दे दिया गया और ख़ान साहब के लिए एक रिलीफ ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट से। अब जनाब जो नवाज़ शरीफ साहब का मामला है उन्होंने वापस आना था, उन्होंने अपनी कन्विक्शन के ख़िलाफ़, ताहयात नाअहली के ख़िलाफ़ जो है वो यहाँ पे एक अपील दायर करनी थी। अब ये मामला किस तरफ को जाएगा? क्या सितंबर में जब चीफ जस्टिस की तब्दीली होगी उसके बाद ही ये मामला दोबारा टेकअप होंगे? क्योंकि पार्लियामान इस वक्त मौजूद नहीं है और उमर अता बंदयाल साहब ना तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट को जो उन्होंने रखा हुआ है ना उसको उन्होंने कलअदम करार दिया है ना उसको मंजूर किया है। वो मामला अभी वहाँ पे विदहेल्ड है सुप्रीम कोर्ट के पास और वो मामला इस जो रिव्यू एंड ऑर्डर्स जजमेंट एक्ट है इससे पहले आया था, उसके ऊपर तो कोई फैसला नहीं हुआ। और ये याद रखिए कि जो 184(3) के तहत जो मामला है बेंचेस बनाने का, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में उसकी तब्दीली तजवीज़ की गई थी उस एक्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ना तो मतलब उसको रोका हुआ उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। अभी उसको मतलब रखा नहीं जा सकता। ये कहना है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का, वो भी किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे क्योंकि ये बेंच उनके ख्याल में उस एक्ट पर फैसला होने से पहले कोई बेंच अगर बनेगा तो वो गैर कानूनी है क्योंकि हुकूमत ने एक कानून पास किया। एक कानूनी इसके ऊपर हमने आज के प्रोग्राम में कुछ राय शामिल करनी है। दूसरी एक बहुत बड़ी खबर जो आज पूरा दिन मीडिया की जीनत बनी रही है, एक मुबैना डायरी सामने आई है साबिक वज़ीर आज़म ख़ान साहब की जो अहलिया हैं, साबिक खातून अव्वल। बहुत बार उन पर इल्ज़ाम लगा, चाहे वो उज़्मा कारदार साहिबा हूँ, फिरदौस आशिक अवान साहिबा हूँ, ओन चौधरी साहब हूँ, जहांगीर खान तरीन साहब हूँ, जितने लोग, और अलीम खान साहब हूँ, जितने लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बहुत करीब थे, खान साहब के बहुत करीबी हल्के का हिस्सा रहे, उनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बुशरा बेगम साहिबा का। खान साहब के जो सियासी फ़ैसले हैं वो ख़ुद नहीं कर रहे बल्कि वो करवा रही हैं, जिसके ऊपर खान साहब ने हमेशा ये कहा कि वो एक घरेलू खातून हैं और उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो नून लीग थी और अब जो IPP भी है वो खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि बुज़दार साहब के ज़रिए वहाँ पर पंजाब में जितनी भी करप्शन हुई, वहाँ पे जो हुकूमत चलाने का मामला था वो सारा बुशरा बीबी, फ़रा बेगम साहिबा और कुछ दीगर लोग जिसमें जनरल फैज़ का लोग नाम लेते हैं, साबिक जो DGIS आए हैं, ये मिल के वो पूरा गैंग जो है वहाँ पर ये तमाम मामलात को देख रहा था। इस मुबैना डायरी में
बहुत ख़तरनाक बातें हैं जो कि अभी तक इसकी तरदीद या तस्दीक नहीं आई बुशरा बेगम साहिबा की तरफ से। उनकी कानूनी टीम ने कहा है कि उनके इल्म में ऐसी किसी डायरी के गुम होने की कोई ख़बर नहीं है। बहरहाल जी, जो मतन सामने आया है, कुछ सफ़ात जो सामने आए हैं उसमें जनासिम मुनीर साहब जो कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी तैनाती रोकने का प्लान भी बुशरा बेगम साहिबा ने बनाया है। जस्टिस बंदयाल और जो नामवर बड़े बड़े वकला हैं उनको कंट्रोल करने के भी जो मंसूबे थे वो वही बना रही थी। खान साहब ने कब क्या खाना है, क्या पीना है, अदालत में जाना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना, एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या बयानियाँ बनाना है, किस तरीके से अदालतों पे दबाव बढ़ाना है ताकि अदालतें जो हैं वो कोई नेगेटिव फ़ैसला ना दें। ये सारे के सारे तरीके जो हैं, ये एक रेसिपी बुक है, एक मुबैना डायरी जो कि पॉलिटिकल रेसिपीज़ हैं जो खान साहब हमें आजमाते हुए नज़र आते रहे हैं। इसके अलावा फ़ौज और अदलिया को कैसे कंट्रोल करना है, ये तरीके भी बुशरा बीबी बता रही थी। कहाँ बोलना है, कहाँ खामोश रहना है, और यूट्यूब पर बात करनी है जब, यानी कि सोशल मीडिया के लिए भी मवाद बुशरा बेगम साहिबा ही फराहम कर रही थी। इसके अलावा खान साहब को कुछ पाबंदियों का भी सामना था कि आपने इस वक्त जूस नहीं पीना, इस वक्त आपने कहवा पीना है, वगैरह वगैरह। आपको याद कराते चलें कि इससे पहले एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें बुशरा बेगम साहिबा उस वक्त के जो सोशल मीडिया के इनके इंचार्ज थे डॉक्टर सलान, उनको ये कह रही थी कि आप इस पे वो बयानियाँ चला दें कि ये गद्दार हैं, वो तमाम लोग जो खान साहब के ख़िलाफ़ हैं। तो ये आप ताने बाने लोग जोड़ रहे हैं जनाब। इसकी जब तस्दीक और तरदीद सामने आ जाएगी, हमारा फोरम भी हाजिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अगर कोई इसकी तरदीद या तस्दीक करना चाहता है वो बात कर सकते हैं। मेहमानों की तरफ जाएंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और निगरान वज़ीर आज़म का अब तक फ़ैसला नहीं हो सका। सदर मुमलिकत ने ख़त लिख दिया और उन्होंने कहा जी कि 12 अगस्त तक शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब जो हैं वो मुझे नाम भिजवा दें निगरान वज़ीर आज़म का। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जाहिद खान साहब, सेनेटर जाहिद साहब रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर निसार खोड़ो साहब थोड़ी देर में, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और राजा अमर अब्बास साहब मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं, और राजा साहब जो हैं वो अगस्त में ग्रीन कलर पहन के हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया राजा साहब। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मेहमानों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे और इतनी देर में ये तकनीकी जो एरर है इसको भी दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। स्टे ट्यून जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते जी। और जाहिद खान साहब, हम 19 जून का महफूज हुआ हुआ फैसला था और आज सुनाया गया, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ख्याल है कि पार्लियामान के जाने का इंतज़ार हो रहा था। आपको भी टाइमिंग इस फैसले की देख के यही लग रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल इसलिए सही बात है कि अब 19 जून का या 18 जून का फैसला अभी सुनाया जाता है, तो पहले क्यों नहीं सुनाते। और दूसरा ये कि यही 3 मेंबर बेंच है, यही फैसले करते रहे, सियासी फैसले। अब मुझे बताइए तंजीर, इस वक्त इस मुल्क में ये सुप्रीम कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में अभी छुट्टियां हैं ना, तो छुट्टियों में जिन लोगों के केसेस 1 लाख केसेस पड़े, तो उसको क्यों नहीं वक्त देते, वो क्यों नहीं सुनते, वो क्यों नहीं देखते, सिर्फ सियासी केसों को देखते। और वो भी इस सूरत हाल में देखे, ये तो लोगों के इस पे तो उंगलियां उठाएंगे कि जब पार्लियामेंट मौजूद था तो उस वक्त आपने क्यों ये जो आपने डिसीजन लिया था तो उस वक्त फैसला भी सुना देते। लेकिन जाहिर है कि जब पार्लियामेंट मौजूद होता है और पार्लियामेंट के ऊपर कदगन लगाया जाता है या पार्लियामेंट की हक तलफी की जाती है या पार्लियामेंट के राय के एहतराम नहीं होता है, तो जाहिर है कि पार्लियामेंट ने भी तो उस पर अपने राय तो देना है। तो इसलिए वो मौका मिला और उसने कर दिया। इसलिए अभी वो अगर बात करते या हर बंदे इस वक्त बात करते, जितने मैं सुन रहा हूँ कि ये खुद ये जो अभी तनकीद हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऊपर ये लगाया इस वक्त। अगर ये शायद पहले दे देते तो इतनी बात ना बनती, इतनी बात ना होती। पार्लियामेंट ठीक है, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, इनमें अमेंडमेंट करना, लेकिन कानून बनाने वाले जो बना देते हैं। देखिए, ये मसला कब से बना जिला, ये मसला 63A से बना था। अगर वो पंजाब की हुकूमत को न रिजॉल्व करती, ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब, तो शायद ये मुल्क जो इस वक्त जिस सूरत हाल से आप सही कह रहे कि अभी आपके चैनल का भी हमारे मुल्क का तो हालात खैर 47 से लेकर आज तक कोई भी ठीक नहीं हो सका। हमेशा के लिए यही जो हमारी जो रिशली जो होती है, ये डिक्टेटर को भी सपोर्ट करते हैं,
ये ऐसे फैसले करते हैं कि जिससे अफरा तफरी पैदा होती है। और आज जो कुछ हुआ, मुझे तो समझ नहीं आते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है। हाँ, अगर कोई फैसला, कोई पैसे जो अमेंडमेंट क्या है या जो भी चीज लाया है, अगर उसमें कोई गलतियां हैं तो वो वापस भेजते हैं। कभी वो नहीं कह सकते कि जी ये गलत है, वो वापस भेजते कि जी आप इस पे नजरसानी करें। ये नहीं हो सकता है कि आप डिक्टेट करेंगे पार्लियामेंट को, तो आपके पास तो इख्तियार है नहीं कि आप पार्लियामेंट को। मैं जरा राजा साहब के पास ले जो राजा साहब, जो फैसले में ये लिखा गया है कि ये आइन से मुतसादम है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और पार्लियामान ने अपने दायरे कार से तजावुज़ किया है, कुछ इस पर रोशनी डालिएगा कि ये जो दायरे कार से तजावुज़ है, जो फैसला आपने पढ़ा है, उससे आप क्या अखज़ करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ थी उन 7 शिकों में जो इस एक्ट की थी कि जो तजावुज़ था पार्लियामान की जानिब से? देखिए, कानून साजी बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पार्लियामेंट का काम है, और उस कानून साजी को जो आईन पाकिस्तान है उसकी टच स्टोन पे परखना और उसकी इंटरप्रिटेशन करना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। अब कानून साजी जो होती है पार्लियामेंट में वो भी आइन के मुताबिक होती है, और आइन का आर्टिकल 8 है जो कि रोकता है कि आर्टिकल 8, 1, 2, 3 के कुछ कंडीशंस हैं या कुछ कानून साजी हैं कि जो पार्लियामेंट नहीं कर सकती। अगर किसी फंडामेंटल राइट की ब्रीच हो रही है तो पार्लियामेंट कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जो कि बेसिक फंडामेंटल के राइट्स का चैप्टर है उसको हिट करती हो। इसी तरीके से आपने देखा कि जो फौज से मुतालिक कवानीन हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि उनके जो डिसिप्लिन और उसके बारे में कानून साजी होगी, उसकी हद तक पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं दिया कि वो कानून साजी करे। एंड नंबर 3 इसमें बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि जो हमारा एक आईने पाकिस्तान है, ये 3 इसके पिलर्स हैं। एक है अदलिया, मुकन्नना और लेजिस्लेशन। तो उसमें तीनों की जो सी हैं इंडिपेंडेंस को सामने रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट इसमें इस व्यू पॉइंट की है कि ये जो कानून साजी हुई है ये आइन का आर्टिकल 188 है जो कि रिव्यू से डील करता है। लेकिन राजा साहब, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है। मैं सिर्फ आपसे साथ में ये तस्दीक चाह रही हूँ कि जो 3 रुकनी बेंच है इसको सुप्रीम कोर्ट समझा जाएगा? इसको 100% सुप्रीम कोर्ट समझा जाएगा। आप इसको क्या समझ सकती हैं? आप मुझे बता दें, आप इसको क्या कहेंगी? अभी आपने इंट्रो में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसको हम सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट कहेंगे, इसको सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला कहेंगे जब तक कि ये फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो तारीफ है उसमें जाहिर है चीफ जस्टिस एंड जजेस साहिबान के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट होती है पूरी सुप्रीम कोर्ट। नहीं, फिर तो आपका जितने भी फैसले हर रोज होते हैं वो क्या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और सारे जजेस करते हैं? यही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को पढ़ें, आर्टिकल 191 पढ़ें कि जिसके बारे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ खुद बनाएगा। और आज के फैसले में उन्होंने कहा कि जहां पे एक आईनी बैकिंग है और एक आईनी अथॉरिटी हमें दी गई है कानून अपने रूल्स बनाने की, वो ओवरराइड करेंगे। अब ये फैसला किसे कबूल है, अच्छा है या बुरा है, इसे सुप्रीम कोर्ट मुझे लीगली भी, अच्छा मुझे लीगली बताइएगा। लीगली बता रहा हूँ। मैं अगला स्टेप एक सेकंड सुन लीजिए। और हमारे ये बैठे हुए जाहिद साहब, इनके इल्म में है कि एक लेजिस्लेटिव लिस्ट है आईने पाकिस्तान की 4th शेड्यूल में, उसका आइटम 55 है कि जो कि क्लियरली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए कम नहीं कर सकती, उससे छेड़खानी नहीं कर सकती, और अगर अपील का राइट देना है तो उसके लिए आईनी अमेंडमेंट कीजिए, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए नहीं। 2/3 की मेजोरिटी पार्लियामेंट में चाहिए, और अगर वो 2/3 की मेजोरिटी है तो आइन में तरमीम करके आप भले से अपील का राइट ले आइए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बात तो ठीक है कि आईनी तरमीम की जरूरत है और सिंपल कानून साजी से वो जो राइट टू अपील है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, उसको ऐड नहीं किया जा सकता। मैं नेक्स्ट स्टेप भी पूछ रही थी कि अब जाहिर है इसमें जो पार्लियामान है वो मौजूद नहीं है, जिस हुकूमत ने लेजिस्लेशन की वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है, तो इसके ऊपर बस अब ये समझा जाए कि चैप्टर क्लोज हो गया है, या आने वाले चीफ जस्टिस साहब इसको दोबारा टेकअप कर सकते हैं, सियासी जमातें इस पर दोबारा जा सकती हैं, क्या होगा? देखिए, इसका जो तरीकाकार भी इस जजमेंट में दिया हो कि अब जितने भी रिव्यू पिटीशंस पड़ी हैं वो पुराने कानून के तहत चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 188 में किसी भी फैसले के खिलाफ
रिव्यू का हक हासिल है, हुकूमत भी कर सकती है, और इसमें स्पीकर साहब भी जो उनसे थे वो इसमें फरीक हैं, और स्पीकर साहब भी इस फैसले के खिलाफ फौरी तौर पे रिव्यू फाइल कर सकते हैं, क्योंकि रिव्यू फाइल करने के लिए 30 दिन का टाइम होता है, और 30 दिन के अंदर अंदर अगर रिव्यू फाइल हो जाता है तो वो दोबारा से इसी बेंच के पास सुना जाएगा। हाँ, अगर वो ऐसा होता है कि फाइल हो गया और चीफ साहब चले गए तो फिर नया बेंच बन जाएगा, लेकिन अब वाहिद रास्ता रिव्यू का रह गया है, वो एक इनका जाहिद खान साहब एक और मामला भी है, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के ऊपर वो बिल था, वो भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई फैसला नहीं दिया, जिसमें बेंच बनाने के तरीक़ेकार को पार्लियामेंट में तब्दील किया गया था एक कानून की मदद से, और उसके बाद हमने देखा कि काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस तारिक मसूद साहब जो हैं, दोनों जज साहिबान ने वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बने जो मिलिट्री कोर्ट्स के में सिविलियन के ट्रायल का मामला जिस बेंच ने टेकअप किया था। आप क्या ख्याल में उसका फैसला भी कर लेना चाहिए था, और ये इतना डिले जो है इससे जो क्रेडिबिलिटी है या इम्पार्शियलिटी है उस पर सवाल उठ रहे हैं? बिल्कुल जी, कि देखिए जी, क्रेडिबिलिटी तो इससे बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये कोई भी मानने को तैयार नहीं है, उसकी वजह यही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जी राज साहब कह रहे कि इंसानी हुकूक कहाँ पामाल हुई इस एक्ट में तरमीम करने से। ये इसमें तो इंसानी हुकूक के तो पामाली के बजाय उनको तो सपोर्ट किया गया है कि अगर रिव्यू के बजाय अपील में चला जाता है तो क्या ये तो आपके पाकिस्तान बार की भी ये राय थी, आपके सुप्रीम कोर्ट बार की है उसकी भी राय थी, और ये तो एक एक्ट है। कोई अमेंडमेंट तब होती है जब आप बिल्कुल एक शेक को चेंज करते हो, तब्दील करते हो। तब्दील आप नहीं कर रहे, आप उसी के अंदर एक इंसानी हुकूक के लिए एक स्पेस दे देते हो कि ताकि अगर किसी के खिलाफ भी कोई फैसला होता है तो उसके पास हक हो कि वो अपील में चला जाए। रिव्यू का तो आपको पता है, रिव्यू हमारे इस मुल्क में जितने भी हुए हैं उसमें तो कोई चेंजेस होते भी नहीं है, वो तो वो महदूद चीज होते हैं। और आपने जिस तरीके से बात की है, जो पहले लेजिस्लेशन हुआ है जिसपे सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स है उस पर यह कहा गया है कि एक जो चीफ जस्टिस है उसके साथ 2 सीनियर बैठकर ये सारा वो जो डिसीजन है वो लिया करे, लेकिन वो बदकिस्मती से उसको भी सस्पेंड किया गया है। हो सकता है कि उसका भी फैसला भी आ जाए, इसके बावजूद भी कि सुप्रीम कोर्ट में उसके अंदर जिस तरह के आपने कहा उस दिन दो सीनियर जज भी इसी बात से उठ के चले गए थे कि हम इसमें नहीं बैठे, हम इसको आईनी या हम आईनी जो अच्छा जो इसमें रिलीफ की बात थी, मैंने कुछ उस पर भी बात करी। जाहिद साहब आप अपना कमेंट दे दीजिए, ब्रेक के बाद फिर मैं राजा साहब की तरफ जाऊंगी। आपको भी लगता है, क्योंकि आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं साबिक वजीर कानून, वो कह रहे हैं कि इस फैसले से जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली वाला मामला उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक और कानून भी पास हो गया जिसमें कहा गया कि नाअहली की जो लिमिट है वो 5 साल उससे ज़्यादा हो नहीं सकती, लेकिन जो ताहयात नाअहली जिन फैसलों में लिखी हुई है उनके ऊपर भी वो अप्लाई होता है आपकी राय में? देखिए जी, एक बात है, ये इस वक्त तो सामने चूंकि वो दोनों सियासी केसेज है और भी बहुत सारे केसेज ऐसे हैं कि जो 183 के नीचे फैसले हो चुके हैं, तो सबको इससे पैदा और नुकसान अगर नहीं पैदा नहीं होगा तो सबको न पैदा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा तो सबको नुकसान होगा। अगर जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के लिए अगर इसमें कोई सहूलत हो जाती है तो मेरे ख्याल में ये कोई जाति यानी किसी जजेस का या सुप्रीम कोर्ट का और किसी 2 शख्सियात के जात का मसला तो नहीं है। ठीक है जी, मैं जरा एक ब्रेक ले लूँ, मैं राजा साहब से लीगल ओपिनियन लेती हूँ जी कि जो कन्विक्शन है वो ताहयात करने की जो रवायत है अगर वो खत्म हो चुका है जी, ताहयात वाला मसला तो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये जो आज का फैसला ये कैसे उससे कोरिलेट करता है, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल मारूफ कानूनदान पाकिस्तान का बड़ा नाम इरफान कादर साहब ने भी। इरफान कादर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये जो आज का फैसला है इस पे आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर की राय ये है कि जो इंतज़ार किया गया पार्लियामान के जाने का और उसका फ़ायदा उठाया गया, आपको भी लगता है कि पार्लियामान अगर होता तो फिर शायद कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल होती, क्योंकि फ़ैसला तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने ये 19 जून को महफूज किया था।
देखें, इस फैसले की कोई हैसियत नहीं है, बिल्कुल गलत फैसला है ये। ना तो आईनी तौर पे दुरुस्त है, ना कानूनी तौर पे दुरुस्त है। और ये फैसला वैसे भी जज साहिबान के जो बहुत से फैसले पीछे आए हैं, जिसमें कि चीफ जस्टिस को खास तौर पे कहा गया था कि अपनी मर्जी के बेंचेस ना बनाए जाएं, और उस पर कहा गया था ये वन मैन शो हो रहा है और बेंचेस जो है मशावरत के साथ बनाए जाएं। और इसीलिए एक लॉ भी आया जिसके तहत के कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है वो इस सारी चीज़ के बावजूद एक ऐसा फैसला उन्होंने दे दिया और ये कह दिया कि ये जो कानून है ये गैर आईनी है, जबकि इसमें कोई गैर आईनी बात ही नहीं है। कानून क्या था? कानून में 3 बातें थी। एक तो उन्होंने रिव्यू का जो स्कोप है उसको एनलार्ज किया और उसको ज्यादा मीनिंगफुल बनाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वहाँ पे रिव्यू बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं था, बल्कि रिव्यू तकरीबन एक बंद गली का रिव्यू था वो। लेकिन इरफान साहब वो ये पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि जो हमारे रूल्स हैं वो हम खुद ही अमेंड कर सकते हैं और ये हमारा दायरा कार। बहुत अच्छा आपका सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो ताबे हैं, आइन में लिखा हुआ वो ताबे हैं उस कानून के जो पार्लियामान बनाती है। और मेरा इशारा आर्टिकल 191 की तरफ है। 191 में साफ तौर पे कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो ताबे होंगे, वो सब्जेक्ट होंगे उस कानून के जो पार्लियामान बनाती है या उस आइन के जो कि पाकिस्तान का है। तो तीसरी चीज इसमें यह थी कि लार्जर बेंच, उन्होंने कहा था कि रिव्यू लार्जर बेंच सुनेगा। इससे पहले ही होता था कि वही जजेस जो थे वो रिव्यू सुनते थे और अपनी जो इलीगैलिटीज हैं, गलतियां हैं, उनको परपेचुएट करते थे। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये लार्जर बेंच सुनेगा, जो कि एन आईनी थी चीज और फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स के मुताबिक थी। So what is next legally जो इसमें एक सेकंड, तीसरी बात इसमें जो थी वो ये थी, इस कानून में वो ये थी कि आपको ये भी हक होगा कि जिस वकील ने आपका केस हार दिया है आप अपनी मर्जी से वकील रखें, उसको ना रखें। अगर आप उसको चेंज करना है तो जो कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रूल इतने गलत थे कि वहां पे ये था कि जो वकील हार गया आपका केस, वही दोबारा सारी उम्र आप उसी वकील के साथ रहेंगे। यानी इतनी वो गलत बात थी वो सारी, उसको सारे को ठीक किया इन्होंने। और इन्होंने ये 1 सफ़े के कानून को 70-80 सफ़े लिख के तो कह दिया कि ये तो गैर आईनी है, जबकि इसमें गैर आईनी बात ही कोई नहीं। क्या वजह है आपके ख्याल में, क्यों एक ही तरह के फैसले एक ही बेंच से आ रहे हैं? और अब इसमें लीगल आपके ख्याल में नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा उन फ्रीकेन का जो मुतासर हुए हैं? क्योंकि अपेरेंटली ये लग रहा है कि इसमें जो रिलीफ मिल रहा था नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन को वो अब नहीं मिलेगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि नाअहली की मुद्दत हमने 5 साल कर दी है तय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो अता बंदयाल साहब के माइंडसेट के लोग हैं वो सारे ये कह रहे हैं कि फ़र्क पड़ता है और उनको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ का ताल्लुक है उनकी नाअहली तो वो मुद्दत गुजर गई, जहांगीर तरीन साहब की नाअहली की मुद्दत गुजर गई। और जहाँ तक वो पनामा केस का ताल्लुक है जिसके तहत कन्विक्शन हुई थी मरियम बीबी की भी और मियाँ साहब की भी, तो मरियम बीबी का केस तो अब रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो गया और वो तो वो एक्विट हो गई हैं। तो मियाँ साहब के खिलाफ भी वही फैक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल एस्टैब्लिश नहीं होता किसी किस्म की करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस, जहाँ के वो असासा जाज जो है मियाँ साहब ने बनाए थे, तो वहाँ पे भी इनका एक्विटल हो जाएगा। तो इस सारे फैसले से जो फर्क पड़ा है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं गालिबन उनको इसलिए पड़ता है कि वो बहुत सारे इस तरह के पॉलिटिकल केसेस में अपने हम ख्याल ये 2 जजेस के साथ चले गए थे उन मामलात में कि वहाँ पे ज़रूरी था उनके लिए, उनका ये ख्याल था। हालांकि मैं समझता हूँ उनका ख्याल गलत है। उनका ये ख्याल था कि इस तरह से वो केस जो है तो उनमें रिव्यू नहीं फाइल होंगे, वो दोबारा नजरसानी के लिए नहीं आएंगे और उनको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बिल्कुल नजर आ रहे थे जैसे कि वो जबरदस्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में घुस चुके हैं, जो कि मैं समझता हूँ उनको नहीं जाना चाहिए था। अब उन्होंने अच्छा, बड़ी अहम आप बात करें कि जो दीगर मुकदमात हैं उनके रिव्यू का रास्ता भी रोकें। क्विकली मुझे इरफान कादिर साहब, सदर मुमलिकत साहब ने आज एक खत लिखा है और उन्होंने कहा जी कल तक मुझे नाम भेजें। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें आइन अभी उसका तरीक़ाकार बताता है, अगर हमारे में इत्तेफाक नहीं होगा कमेटी में जाएगा, कमेटी में इत्तेफाक नहीं होगा इलेक्शन कमीशन में जाएगा, तो खत लिखने की क्यों ज़रूरत पेश आई उनको? शहबाज शरीफ साहब यहाँ भी ठीक कहते हैं कि सदर साहब जो है वो अपने आप को खामखा इन चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसका एक तरीका मुकर्रर है कि अगर इत्तेफाक राय ना हो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में और लीडर ऑफ द हाउस में, तो मामला जो है फिर वो जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी गालिबन है, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के पास जाता है। अगर वहाँ भी फैसला ना हो
तो ये सदर साहब जो है वो ऑन इज ओन तो वो प्राइम मिनिस्टर उनको जवाबदेह नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को तो बल्कि जो एडवाइस करेंगे सदर मुमलिकत पाबंद है उस एडवाइस को फॉलो करने। बहुत शुक्रिया इरफान कादर साहब जी, आप कह रहे हैं कि जो एडवाइस होगी प्राइम मिनिस्टर उसके पाबंद हैं सदर मुमलिकत। राजा साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो आखिरी मामला है, सदर साहब ने खत भी लिखा, और इसके अलावा एक और जो मामला मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहती हूँ, बुशरा बीबी साहिबा के नाम से मंसूब की हुई एक मुबैना डायरी और उसके कुछ सफ़ात सामने आए, कुछ उस पर भी कॉमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो सदर मुमलिकत साहब ने जो खत लिखा है, मैं भी समझता हूं कि वो सिर्फ उन्होंने इसलिए लिखा होगा कि आपने अगर कोई नाम सेटल कर लिया है तो बता दें, अदरवाइज एज सच कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये 3 दिन में एग्री नहीं करते लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो ऑटोमेटिकली जो स्पीकर हैं उन्होंने 4 मेंबर्स की एक कमेटी बना देंगे, लीडर ऑफ द जो हाउस होगा और जो आउट गोइंग लीडर ऑफ द अपोजिशन या जो अपोजिशन पार्टी होगी उसके 4 मेंबर्स, और वो मेंबर्स को फिर 3 दिन का टाइम दिया जाएगा और 3 दिन में वो अगर कोई नाम फाइनल करते हैं वेल गुड इनफ, अदरवाइज फिर ये इलेक्शन कमीशन। राज साहब, वक्त खत्म हो गया, अगर एक जुमले में आप मुझे डायरी के ऊपर बता दें कि कैसे तस्दीक या तरदीद होगी कि उनकी है या नहीं। देखिए, डायरी पे बात जब होगी, पहले जब इस चीज की तस्दीक या उसकी वेरासिटी कंफर्म हो जाएगी कि ये डायरी किसकी है या किसकी नहीं, और इससे पहले भी जब एक उनकी साबका एहलिया ने कोई किताब लिखी थी तो उस वक्त भी मैंने इस पे किसी किस्म का कमेंट करने से इनकार किया था, और ये भी ऐसी चीज है कि जिस पे आई वुड नॉट कमेंट एनीथिंग, अभी तो तस्दीक भी नहीं हुई। चलें, इसका जो कंटेंट है वैसे वो ज़ाती ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा सियासी और कौमी सलामती के अमूर से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगली नशिस्त पे इस पर बात करेंगे। जाहिद खान साहब का जो लास्ट कमेंट है वो उधार रह गया, हमारे पास वक्त कम है आज के लिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।